नमस्ते दोस्त, मैं रामानंद पंडित स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग देखेंगे लुसेंट का जो समान विज्ञान है उसके लास्ट में जो मल्टीपल क्वेश्चन रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। तो हम लोग बारी बारी से सब वीडियो को देखेंगे, सभी को वीडियो बना के देखेंगे। और आज हमने फिजिक्स से संबंधित सिलेक्ट किया है 1 से 50 तक फिजिक्स वाला ऑब्जेक्टिव जो है उसको हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। क्वेश्चन 1 में है कार्य का एसआई मात्रक। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। वहीं ऑप्शन बी की बात करें, न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन बल का मात्रक है। वहीं वाट जो है शक्ति का मात्रक है और डाइन जो है बल का सीजीएस मात्रक है। कार्य का मात्रक जूल होता है। आप एक फार्मूला जानते होंगे, W बराबर एफ कॉस थीटा होता है। W बराबर एफ कॉस थीटा। तो एफ फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है। वहीं एस का क्या हो जाएगा? एस यहाँ डिस्प्लेसमेंट है यानी इसका हो जाएगा मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन इंटू मीटर को ही जूल कहा जाता है, इसलिए कार्य का ऐसे मात्रक क्या होगा? जूल होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का इकाई हो जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। वहीं अगर एक प्रकाश वर्ष में पूछ दिया तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। वहीं एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर विद्युत धारा की मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय का मात्रक नहीं है। कौन समय का मात्रक नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रमास, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष इनका सही हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है दूरी का सही मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पार्सेक इकाई है। पार्सेक किसका इकाई है? दूरी का है। अभी बताया एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा अनुमिलान गलत है? डेसिबल को ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, सही है। अश्व शक्ति की इकाई सही है। समुद्री मील दूरी की इकाई, ये भी सही है। सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। सेल्सियस जो है टेम्परेचर का सीजीएस मात्रक है। टेम्परेचर को मापा जाता है केल्विन में, लेकिन सीजीएस में भी टेम्परेचर को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ल्यूमेन जो है ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फलक का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पास्कल इकाई है। पास्कल किसका इकाई है? दाब का। पास्कल दाब का इकाई है। क्वेश्चन नंबर 9, कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, यंग प्रस्ताव गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर होता है। चूँकि यंग प्रस्ताव गुणांक स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस बराबर यानी फोर्स बाई मीटर स्क्वायर कहिए, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 में, निम्नलिखित युग्म में से किन भौतिक राशि समान विमीय सूत्र नहीं है? तो समान विमीय सूत्र नहीं है बल और दाब का समान विमीय सूत्र नहीं। बल का क्या होता है? MLT इन्वर्स -2 होता है। वहीं दाब का कहिएगा तो ML इन्वर्स T-2 होता है, इसलिए समान नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अदिश राशि है। कौन सी? एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि किसको कहते हैं? जिसमें दिशा नहीं हो, यानी मापांक हो, एम्पलीट्यूड हो, लेकिन दिशा नहीं हो। तो दिशा किस में नहीं होगा? ऊर्जा में दिशा नहीं होगा। बल लाघूर्ण की बात करें, इसका में भी दिशा होगा। संवेग द्रव्यमान गुने वेग, जिसमें वेलोसिटी लग गया, समझिए कि वो सदिश राशि है। इसलिए ऑप्शन इसका ए जो है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, इसमें सदिश राशि पूछा है। सदिश राशि क्या है? तो वेग एक सदिश राशि है। वहीं अगर चाल पूछता है, चाल एक अदिश राशि है, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी, उसमें इंक्लूड होता है। दूरी निकालते हैं और दूरी जो होता है उसका कोई निश्चित दिशा नहीं होता है। और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जो होता है वह उसका एक निश्चित दिशा होता है, किस दिशा में जा रहा है। इसलिए वेग जो है सदिश राशि है। वहीं चाल जो है स्पीड जो है एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। यानी जब संवेग और वेग के अनुपात करेंगे, संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है, यानी m गुने v होता है। और वेलोसिटी के अनुपात, अगर अनुपात निकालेंगे तो v से कट जाएगा, यानी इसका हो जाएगा कौन? द्रव्यमान हो जाएगा। दोनों का अनुपात करेंगे द्रव्यमान मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान होता है। क्या होता है? समान त्वरण से गिरता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर
5 न्यूटन बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा, आप पढ़े होंगे, एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए, एफ बराबर एम इंटू ए होता है। और यहाँ फोर्स दे दिया है 5 न्यूटन और द्रव्यमान दे दिया है 2 kg। तो हमको ए निकालना है, यानी त्वरण निकालना है। तो 2 को इधर लाइएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 2.5। और त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका ए आंसर जो है सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति की स्थित या गतिशील वस्तुओं की दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर बाह्य बल नहीं हो। ये कौन सा नियम कहलाता है, तो न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। और न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहलाता है, न्यूटन का दूसरा नियम से एक एफ बराबर एम इंटू ए जो है न्यूटन का दूसरा नियम से निकलता है। वहीं पहला नियम से बल की परिभाषा निकलता है। और तीसरा नियम क्या कहता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, यानी वेग की प्रवृत्ति को दिखाता है तीसरा नियम। वहीं दूसरा जो है बल के व्यंजक प्राप्त करता है और पहला नियम बल के परिभाषा की व्याख्या करता है। गैलीलियो का नियम न्यूटन के प्रथम नियम से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दें, यानी घोड़ा एकाएक चलना प्रारंभ कर दें तो अश्वरोही यानी उस पर जो बैठा हुआ है गिरने की आशंका किसके कारण होता है, तो विराम जड़त्व के कारण होता है। चूँकि पहले वो विराम में होता है और एकाएक चलेगा तो गिर जाएगा, इसलिए विराम जड़त्व के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। ऐसा समझा जा सकता है किसके कारण, तो न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन के पहला नियम से समझा जाता है। क्योंकि न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, जब कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और कोई गतिशील है गतिशील ही में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर बाहरी बल ना लगे। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बल का गुणनफल होता है, बल का क्या गुणनफल होता है, यानी एफ बराबर फॉर्मूला देखें तो एम इंटू ए, यानी क्या क्या गुणनफल है, द्रव्यमान है और त्वरण है, इसलिए इसका बी आंसर सही हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण। क्वेश्चन नंबर 22 में चलिए, शरीर का वजन क्या होता है, ध्रुवों पे अधिकतम होता है, पृथ्वी की सतह पे सभी एक समान होता है, विषुवत रेखा पे अधिकतम होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ध्रुवों पे अधिकतम होता है शरीर का वजन। वहीं विषुवत रेखा पे या पृथ्वी की सतह पे कहिएगा तो वहाँ पे न्यूनतम होता है, लेकिन जैसे ही सतह से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो वजन जो है घटता है और ध्रुवों पे मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 23, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पे 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर भार क्या होगा। चंद्रमा पर जो गुरुत्व त्वरण है एक पृथ्वी के 1/6 काम करता है, इसलिए यहाँ जब 600 न्यूटन होगा तो वहाँ हम 600 भागा दे देंगे, यानी 6 कट जाएगा तो 100 आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पृथ्वी की सतह पर किसी भार का 29.4 न्यूटन है, यानी पृथ्वी पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। देखिए भार का फॉर्मूला क्या होता है, भार बराबर होता है mgh। आपको द्रव्यमान पूछा है, द्रव्यमान और यहाँ पे भार दिया है, भार यानी 29.4 दे दिया है, 29.4 दिया है, भार पूछा है। यहाँ देखिए जी के मान आप क्या लीजिएगा, 9.8 लीजिएगा, 9.8 अगुने एच नहीं है तो एच को 1 मान सकते हैं। अब यहाँ 9.8 से इधर भागा दीजिएगा तो क्या मिलेगा, 3, 8 3 24, यानी 3 बार में कट जाएगा। इस तरह से ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 24 का ऑप्शन बी 3 kg आएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्र में अधिक छलांग लगा सकता है, क्यों लगाता है, क्योंकि वहाँ का जो गुरुत्वीय बल है पृथ्वी की तुलना में कम है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या होगा, तो वजन बराबर क्या होता है अभी बताएं, mgh, वजन बराबर mgh। तो 1 किलोग्राम वजन है, यानी द्रव्यमान 1 हो गया और जी का मान कितने लेंगे, 9.8 लेंगे, ऊंचाई नहीं दिया तो 1 लेंगे, यानी इतना न्यूटन हो जाएगा, 9.8 न्यूटन हो जाएगा। इस तरह सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है, क्या कहलाता है, तो टॉर्क कहलाता है, उसका गुणनफल टॉर्क कहलाता है। टॉर्क बराबर बल आघूर्ण गुणे कोणीय त्वरण होता है। जिस तरह एफ बराबर m इंटू ओ होता है, इसी तरह जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय त्वरण उसमें होता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल का आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए। देखिए एक आपको ग्राफ से बताते हैं,
अगर 4 डिग्री टेम्परेचर है, इधर टेम्परेचर को ले लीजिए आप और इधर आप वॉल्यूम को ले लीजिए। ऊपर में वॉल्यूम जा रहा है, इधर टेम्परेचर है। इधर 4 से इधर आगे 9 डिग्री हो गया और इधर आप 3 डिग्री ले लीजिए। अब जानते हैं एक फार्मूला पढ़े हैं, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है। डेंसिटी बराबर क्या होता है, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। जब घनत्व बढ़ेगा आयतन घटेगा, आयतन घटेगा द्रव्यमान बढ़ेगा। रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जब डेंसिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। अब हम जानते हैं पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होता है, तो इसका आयतन जो है 0 होगा। और जैसे 0 डिग्री के आएगा आयतन बढ़ेगा, इधर भी जाएगा बढ़ेगा। अब देखिए 9 डिग्री से ला रहा है 3 डिग्री। क्वेश्चन में पूछा है 9 डिग्री से 3 डिग्री कर दिया जाए, तो 9 से 3 डिग्री करेंगे तो आयतन क्या हो रहा है, पहले घटेगा और उसके बाद फिर बढ़ेगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। पहले घटेगा और बाद में फिर बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है। जब पानी पूर्णतः पिघल जाए तो बर्फ़ में पानी का तल क्या होगा। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए उतना ही रहेगा। पानी जब बर्फ़ पिघल जाएगा तो भी गिलास में पानी बाहर नहीं निकलेगा, गिलास भर ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है। क्यों टूट जाता है, टूट जाता है इसीलिए क्योंकि जब पानी जब जमता है तो उसका आयतन जो है फैलता है, आयतन बढ़ जाता है, यानी पानी का जमने पर फैलता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। क्यों होता है, क्योंकि घर्षण उस पर कम होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बर्फ़ सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अब देखते हैं घर्षण के लिए हम लोग चप्पल में 16 वाला चप्पल पहनते हैं, जो कि क्रिया के जितना हम चले उस रोड के द्वारा भी उतना बीच में घर्षण होगा। वही बर्फ़ पे अगर चलेंगे तो वहाँ पे घर्षण नहीं होगा, दो सतहों के बीच, हमारे पैर और बर्फ़ के बीच घर्षण नहीं होगा, इसलिए चलने में कठिनाई होगी। इसका आंसर डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में आता है तो उसका स्तर, जहाज आता है तो उसका स्तर क्या होगा, उसका स्तर थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि समुद्र में जो पानी रहता है उसका डेंसिटी जो है यानी घनत्व है ज़्यादा रहता है। जब इसका घनत्व ज़्यादा रहेगा तो और नदी में जो पानी रहता है तो नदी का पानी में घनत्व कम होता है उसके अपेक्षा, तो इसमें थोड़ा सा नीचे लेयर रहता है। जैसे ही समुद्र में पहुंचता है तो उसका लेयर थोड़ा सा नदी का नाव का लेयर जो है ऊपर उठ जाता है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, लोहे के कील पानी में तैरते हैं जबकि पानी में डूब जाते हैं। क्यों डूब जाते हैं, क्योंकि लोहे का कील का घनत्व जो है पानी से अधिक होता है, पानी से अधिक होता है लेकिन पारे से कम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। जब उसका पानी में जब डुबाएंगे तो डूब जाता है लोहा का छड़, चूँकि पानी से उसका घनत्व ज़्यादा होगा तो डूब जाएगा, लेकिन यही पारा में पारा का घनत्व ज़्यादा होता है लोहा से, इसलिए उसमें तैरता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अभी हम ग्राफ में बताएं पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 35, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। घनत्व कहने का मतलब जैसे कोई भी टुकड़ा ले लीजिए, इतना बड़ा टुकड़ा ले लीजिए, चाहे इतना बड़ा टुकड़ा ले लीजिए, चाहे इतना बड़ा टुकड़ा ले लीजिए। अब इसमें जो दो मॉलिक्यूलों के बीच जो स्पेस है, अब छोटा टुकड़ा में भी उतना ही पाएंगे और बड़ा टुकड़ा में भी उतना ही पाएंगे। इसलिए घनत्व क्या होता है, दो अणुओं के बीच की दूरी होता है, किसमें संघनता है। तो बड़ा वाला भी टुकड़ा में वही बात होगा, यानी उसका मतलब द्रव्यमान पे कोई कुछ मात्रा पे नहीं बदलेगा। अब कितना ही मात्रा 2 kg 4 kg ले लीजिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी वस्तु की मात्रा बदलने पर यानी बढ़ाने घटाने पे अपरिवर्तित रहेगा। क्या, तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 में है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र से ऊपर रहता है। तो उसका 1/10 भाग समुद्र से ऊपर रहता है और 9/10 भाग समुद्र से नीचे रहता है। क्वेश्चन नंबर 37, बर्फ़ के 2 टुकड़ों आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं, क्योंकि उसका गलनांक घट जाता है। जब हम दोनों को दबाते हैं तो उसका गलनांक घट जाता है, इसलिए वो चिपक जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय
पेन का स्याही निकलने लगती है। क्यों निकलने लगती है? क्योंकि जब हम ऊपर में फ्लाइट में जाते हैं तो वहाँ पे ऊपर में वायु दाब की कमी हो जाती है, जिसके कारण निकलने लगता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वायु दाब में कमी, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ऊंची जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान से नीचे क्यों उबलता है? तो वहाँ क्यों उबलता है? क्योंकि वायु दाब जो होता है कमी हो जाता है और बॉइलिंग टेम्परेचर जो है नीचे चला जाता है। बॉइलिंग टेम्परेचर सामान्यतः कितना होता है? 100 डिग्री। लेकिन जब पहाड़ पे आप खाना बनाएंगे तो वहाँ हो सकता है आपका 17 डिग्री पे उबल जाए। क्यों उबल जाता है? क्योंकि वहाँ वायु दाब कमी है। और इसीलिए पहाड़ पे क्वेश्चन पूछता है, पहाड़ पे खाना बनाने में ज़्यादा समय क्यों लगता है? ज़्यादा समय इसलिए लगता है कि वह जितना पे उसको उबलना चाहिए उतना पे उबलता नहीं है। 100 डिग्री पे जाके उसको उबलना चाहिए, लेकिन वो 17 डिग्री पे उबल जाएगा तो चावल कैसे सीझेगा? उसको खाना पकने के लिए तो उसको टेम्परेचर चाहिए ना। अब 20 डिग्री पे उबलना शुरू हो जाएगा, उसमें कुछ टेम्परेचर नहीं रहेगा तो कैसे सीझेगा? इसलिए ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। यानी ऊपर में जब 100 डिग्री से नीचे तापक्रम पर क्यों उबलने लगता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसलिए। 39 40 का देखिए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? साबुन के बुलबुले के अंदर कोई साबुन का बुलबुला इस तरह से अगर रहेगा, साबुन का बुलबुला, इसका अंदर जो दाब है क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है कि वायुमंडलीय दाब से कम होता है? देखिए, इसमें वायुमंडल की अपेक्षा प्रेशर जो अंदर में होता है बहुत ज़्यादा होता है। अब बहुत ज़्यादा होने के कारण पहले बुलबुला इतना साइज रहेगा, उसके बाद इतना बड़ा साइज हो जाएगा बुलबुला, और उसके बाद फिर बड़ा साइज हो जाएगा। काहे हो रहा है साइज? क्योंकि इसके अंदर दाब ज़्यादा है और धीरे धीरे फैलते जाता है। वह एटमॉस्फेयर में आना चाहता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के उसके तुलना में कम प्रेशर है, इसलिए बाहर आना चाहता है। और उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि वो बुलबुला जो है फट जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यानी साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 41, वायु दाब मापी रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत करता है? तो अचानक गिरावट जब आ गया तो आंधी तूफान आता है, और धीरे धीरे अगर गिरावट आया तो समझिए कि वर्षा होने वाला है, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ा तो समझिए कि मौसम साफ होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों पकता है? अभी बताएं कि जब पहाड़ पे देरी से बनता है क्योंकि बॉइलिंग टेम्परेचर वहाँ कम जाता है, क्वथनांक बिंदु। इसी तरह प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि ऑप्शन ए में देखिए, अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। यानी ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। यानी दाब भी अधिक हो जाता है और टेम्परेचर भी अधिक हो जाता है, इसलिए जल्दी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट क्यों जाता है? जब आप गुब्बारा छोड़ते हैं तो आगे ऊपर जैसे ही जाएगा, जितना ऊपर जाएगा उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि बैलून जो रहेगा फट जाएगा। आखिर क्यों फट जाता है? क्योंकि बैलून के अंदर पहले देखिए इसमें बताएं कि प्रेशर जो इसके अंदर रहता है, हवा बहुत ज़्यादा रहता है, और जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जैसे से जाएगा वायुमंडल के दाब जो रहता है बहुत कम हो जाता है उसके अंदर के रिस्पेक्ट में, तो उसके कारण वो फट जाता है। और इसमें ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, वायु दाब घट जाता है। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वायु दाब घटने के कारण ही फट जाता है बैलून। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? तो उसमें आखिर सूर्य से प्रकाश हमको मिल रहा है, उसमें कौन सा क्रिया होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 देखिए क्वेश्चन, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। जब घड़ी में 2-3 बार ऐंठ देते हैं, यानी उसको समझिए कि चाबी दे दी है, अब वो कुछ दिन उस पर चलेगा, मतलब उसमें कुछ ऊर्जा जो है संचित हो गया है, जिसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे अगर तीर धनुष में अगर धनुष खींच के हम रखे हैं तो वहाँ पे भी एक स्थितिज ऊर्जा हमने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। जब धनुष हम छोड़ेंगे तो वह जो है कुछ ना कुछ वर्क करेगा, और जो कुछ वर्क करने के लिए वैसे वस्तु का पोजीशन, वैसे स्थिति जो कुछ वर्क करे तो उसको हम उसमें कौन सा ऊर्जा निहित होता है? तो स्थितिज ऊर्जा। इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पे बैठते हैं तो गद्दे पे बैठते ही उसका आकार परिवर्तन हो जाता है, ऐसा पदार्थ पाया जाता है। ऐसा पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है।
निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? गतिज ऊर्जा किसी में नहीं है? चली हुई गोली, इसमें गतिज ऊर्जा है। बहता हुआ पानी, इसमें भी गतिज ऊर्जा है। चलता हुआ हथौड़ा, इसमें भी गतिज ऊर्जा ही है। खींचा हुआ धनुष, इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा है। अभी बताएं, कोई धनुष अगर खींच के रखा है, जब वो छोड़ेगा समझिए धनुष आगे की ओर चला जाएगा, मतलब उसमें कुछ ऊर्जा आ गया है जो कि कुछ वर्क करने के लिए है, ऑलरेडी है उसमें। तो वैसे पोजीशन को हम लोग कहेंगे स्थिति ऊर्जा उसमें है, इसलिए खींचा हुआ धनुष में स्थिति ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, जब एक वस्तु की गति दुगनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? गतिज ऊर्जा बराबर क्या फार्मूला होता है? गतिज ऊर्जा को यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv² होता है। तब गतिज ऊर्जा जब दुगना कर देंगे, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? हाफ mv² होगा। तो जब देखिए गतिज ऊर्जा दुगना कर देंगे यानी यहाँ पे v के 2v कर देंगे, 2v की कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जब गतिज ऊर्जा दुगना कर देंगे तो चौगुना हो जाएगा, क्योंकि v स्क्वायर में यहाँ पे है, स्क्वायर में है इसलिए चौगुना हो जाएगा। इसका बी इनका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को विनाश किया जा सकता है? कौन सा ऐसा है? तो ऊर्जा का संरक्षण नियम यही कहता है कि ऊर्जा का ना तो उत्पत्ति किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जाता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। ऊर्जा का ना तो विनाश हुआ है और ना ही उसका उत्पत्ति हुआ है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है। यह जो है ऊर्जा संरक्षण के प्रथम नियम से मिलता है। इस तरह आज का 1 से 49 क्वेश्चन तक हम लोग देखें और अगले जो वीडियो लाएंगे उसमें हम लोग 50 से लेके 100 तक देखेंगे। इसी तरह बारी बारी करते लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग पूरा देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।